सल्तनतकालीन मुद्रा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण नाम आपको दिखाई देगा मोहम्मद बिन तुगलक का। ध्यान रखें, मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनतकालीन शासकों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके कई ऐसे प्रयोग हैं जो कि समय से आगे थे। हालांकि यह काफ़ी विद्वान शासक था किंतु असफल था। खैर, इस पर आप इतिहास में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी हम मोहम्मद बिन तुगलक के मुद्रा प्रणाली पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना शुरू किया। अब कलमा क्या है बच्चों? वस्तुतः यह जो कलमा है यह कुरान शरीफ की पंक्तियां हैं। क्या है ये? कुरान शरीफ की पंक्तियां। जैसे कि आपको कोई सिक्का मिले और उस पर क्या लिखा हो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आप क्या कहेंगे, ये क्या है? आप कहेंगे कि ये गीता का मूल भाव है या गीता से लिया हुआ एक श्लोक है या पंक्ति है। फिर से, कलमा क्या है? कुरान शरीफ या इस्लामिक धर्म ग्रंथों की आयतें हैं। ये कलमा एक धार्मिक पंक्ति है जो कि उत्कीर्ण करवाई गई सिक्कों पर। किसके द्वारा उत्कीर्ण कराई गई? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अब इसकी शुरुआत इसी काल में हुई है और वहीं हम देखते हैं कि इसको बंद भी इसने करवा दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसी सूचनाएं मिली जिसमें यह बताया गया कि उन सिक्कों को कभी कभी पैरों में भी रौंदा जाता है या फिर उनका सम्मान नहीं होता है। तो वो कलमा जो कि धार्मिक आयतें हैं, पंक्तियां हैं, काफ़ी पवित्र हैं और अगर वो किसी व्यक्ति के पैरों में आती है तो वह कुफ्र है, गुनाह है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। तो ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न पूछा क्या जाएगा, निम्नलिखित शासकों में किस शासक ने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाना आरंभ किया? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया? आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का जारी किया जिसका एक प्रसिद्ध नाम क्या है? दो कानी। कौन सा सिक्का है? दो कानी। अगर आपसे कोई पूछे कि दो कानी किसने जारी किया, आंख मूंदकर आंसर कीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से उसने एक स्वर्ण या सोने की मुद्रा जारी की जिसका क्या नाम था? दिनार। यह नाम पहले भी मिला है आपको, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसने एक चांदी का टंका, ध्यान रखिए, चांदी का टंका जो कि प्रचलन में था, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन करवाया चांदी का और उसे एक नया नाम दिया जिसको क्या कहा? अदली। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि चांदी का टंका किसने जारी किया और वहाँ पर इल्तुतमिश का नाम ना हो तो आप क्या आंसर कर सकते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अदली नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी तरह से एक इतिहासकार है एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी तब उसने एक सिक्का जारी किया था जिसका नाम था जिसकी। ध्यान दीजिए, नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसकी नामक सिक्का किसने जारी किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उत्तर प्रदेश पीएससी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है बच्चों। खैर, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम पहुंच जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला बादशाह कौन आता है? अगला सुल्तान कौन सा आता है? फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहली बात तो ये कि अपने से पहले की जो मुद्रा प्रणाली थी उसी को जारी किया। इसने कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए, परंतु इस परिवर्तन करने के क्रम में इसने कुछ नए सिक्के जारी किए। जैसे कि तांबे का एक सिक्का अर्धा, ये काफ़ी कम मूल्य का होता था। उसी तरह से बिख नामक एक सिक्का जारी किया जो कि चांदी का होता था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि तांबे का अर्धा तथा चांदी का बिख किसके द्वारा जारी किया गया? आंसर क्या है? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान दीजिए बच्चों कि अधिकांश मामलों में आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि किस शासक ने, किस सुल्तान ने कौन सा सिक्का जारी किया। बहुत रेयर है जहां पर उसके वजन की या फिर किस धातु का प्रयोग होता था वो पूछते थे। आगे बढ़ते हैं। अब तुगलक शासकों के बाद हम सैयद और लोदी वंश पे बात करते हैं। लोदी शासकों में हम बात कर रहे हैं बहलोल लोदी। अब सैयद व लोदी जो शासक थे उन्होंने वही इल्तुतमिश की जो मानक मुद्रा प्रणाली थी उसको फॉलो किया, किंतु इसमें कुछ परिवर्तन किए। ये परिवर्तन किस प्रकार के हैं? जैसे कि बहलोल लोदी ने जीतल के स्थान पर एक नया सिक्का जारी किया। ध्यान रखें, जीतल किसने चलाया था? बताइए। जीतल था तांबे का सिक्का। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। याद आ गया? तो उसने क्या किया है? जीतल के स्थान पर एक नया तांबे का सिक्का जारी किया जिसे उसने क्या कहा? बहलोली। आपसे प्रश्न पूछा गया है या पूछा जाएगा कि बहलोली नामक सिक्का किसने जारी किया? आंसर क्या है? बहलोल लोदी ने।
अब ध्यान रखना है कि ये जो बहलोली सिक्का था ये जीतल के स्थान पर आया है और कम मूल्य के सिक्कों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकबर के समय काल तक ये सिक्का लगातार प्रचलन में रहा। इसका वैल्यू कितना था बच्चों? ये 1 टंका का 1/4 होता था, या यूँ कह लीजिए कि 1 टंका बराबर 4 बहलोली सिक्के। जब हम सल्तनतकालीन मुद्रा प्रणाली की बात करते हैं बच्चों, तब प्रश्न उठता है टकसालों का। ध्यान रखिए कि सल्तनत काल एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर हमें सुव्यवस्थित टकसालें दिखाई देती हैं। संपूर्ण देश में, या कहें कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में, या कहें कि सल्तनत के अलग अलग भागों में टकसालें स्थापित, जैसे दिल्ली में है, लाहौर में है, इधर आपको बंगाल के गौड़ प्रदेश में दिखाई दे देगी। अलग अलग क्षेत्रों में टकसालें स्थापित हैं, किंतु जो शाही टकसाल है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहली बार सिक्कों पर टकसाल का नाम उत्कीर्ण करना शुरू करवाया? आंसर आपको पता है, आंसर है इल्तुतमिश। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा शासक है जिसके समय काल में सर्वाधिक संख्या में टकसालें थी? आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इन टकसालों की प्रवृत्ति क्या है बच्चों? सामान्यतः ये शासन या सरकार के नियंत्रण में है, किंतु सामान्य लोग भी यहाँ जाकर सिक्के डलवा सकते थे। ध्यान रखिए, सिक्के उसी तरह से और उसी मानक या स्टैंडर्ड से डाले जाते थे। अब जब लोग वहाँ जाएंगे अपनी धातु लेकर और वो सिक्के डलवाएंगे, तो क्या इसके लिए उन्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा? उत्तर है हाँ, उन्हें टकसाल जाकर टकसाल की जो सेवा है वो प्राप्त करने के बदले कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा बच्चों। इस तरह से सल्तनतकालीन मुद्रा प्रणाली को हम समझ सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सल्तनतकालीन मुद्रा प्रणाली अपने पूर्व की मुद्रा प्रणालियों का तार्किक विकास है। इसमें कुछ नए परिवर्तन हैं जो कि इस्लामिक आक्रमण या अरबी तुर्की आक्रमण से जुड़े हुए हैं, नवीन शासक वर्ग मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए हैं। अब ध्यान रखना है बच्चों कि इस सल्तनतकालीन मुद्रा प्रणाली के समानांतर आपको बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य भी दिखाई देते हैं। ये भारत के बड़े विस्तृत क्षेत्रों में है। बहमनी क्षेत्र की मुद्राओं पर अधिकांश मामलों में प्रश्न नहीं बने, किंतु विजयनगर कालीन मुद्रा प्रणाली पर काफ़ी सारे प्रश्न बने हैं। ध्यान दीजिए जरा, अगर आपसे कोई पूछे कि इस काल विशेष में सर्वाधिक सुव्यवस्थित मुद्रा प्रणाली किस क्षेत्र में दिखाई देगी? आंसर है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली की जो प्रशंसा है वह विदेशी यात्रियों द्वारा की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब विजयनगर साम्राज्य में कई प्रकार के सिक्के प्रचलित में थे, किंतु एक बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन से सिक्के सर्वाधिक प्रचलन में थे? तो आंसर है सोने के सिक्के। ध्यान रखें, विजयनगर साम्राज्य में जो सिक्का सर्वाधिक प्रचलन में है वो है स्वर्ण मुद्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मुद्रा प्रणाली है वो विकसित तो है ही है, आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी बड़ी तीव्र हैं, आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी बेहतर स्थितियों में हैं बच्चों। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस तरह से है कि वहाँ पर बड़े मूल्य को चुकाने की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन ज़्यादा है। अब विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्रा, अगर आपसे पूछे कि वह कौन सी ऐसी मुद्रा है जो कि सोने की है तथा विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक प्रचलन में है, तो आपको आंसर क्या करना है? वाराह। वाराह एक स्वर्ण सिक्का है विजयनगर साम्राज्य का, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, परदोस तथा पगोड़ा कहा है। ये नाम पूछे गए हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से लेकर सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन तक पूछे गए। फिर से मैं पुनः दोहराता हूँ, विजयनगर काल का सोने का सिक्का क्या कहा जाता था? वाराह, जिसके कुछ अन्य नाम हैं हूण, परदोस व पैगोड़ा। ध्यान रखिए कि अगर आपसे इसका वजन पूछ लिया जाए तो ये वजन कितना मिलेगा आपको? 52 ग्रेन। ये 52 ग्रेन का सिक्का होता था। समराइज करता हूँ बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली काफ़ी सुव्यवस्थित थी, सर्वाधिक प्रचलन में सोने के सिक्के थे। यहाँ का अर्थात विजयनगर का सर्वाधिक प्रचलन वाला जो सोने का सिक्का था उससे हम वाराह कहते थे, जो कि 52 ग्रेन का होता था। इसके अन्य नाम है हूण, परदोस व पैगोड़ा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली में आगे बढ़ते हुए हम कुछ अन्य सिक्के भी देख पाते हैं, जैसे कि प्रताप तथा फणम। ये सोने के सिक्के होते थे तथा छोटे छोटे मूल्य के सिक्के थे। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है प्रताप तथा फणम क्या है? सोने के सिक्के हैं और छोटे आकार के, कम मूल्य के हैं। इसी तरह से विजयनगर में एक अन्य सिक्का प्रचलन में है जो कि चांदी का है, और चांदी के सिक्कों को क्या कह रहे हैं? तार। सल्तनत काल में चांदी का सिक्का था टंका, विजयनगर काल में चांदी का जो सिक्का है वो क्या है? तार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि विजयनगर शासकों के जो सिक्के मिले हैं उनसे हमें किस प्रकार की सूचनाएं मिल रही। देखिए, गौर करिए ज़रा।
विजयनगर का जो शासक है हरिहर, ध्यान रखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश दिखाई देते हैं, संगम, सालू, तुलु तथा अराविडु। आई रिपीट, संगम, सालू, तुलु व अराविडु वंश। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं कि विजयनगर शासक है हरिहर और उसके वाराह सिक्कों पर, वाराह सिक्का का मतलब क्या है, सोने के सिक्के, हरिहर नामक शासक के सिक्कों पर आपको दिखाई देंगे हनुमान तथा गरुड़ की आकृतियाँ। ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिक्के हैं जो कि शासक द्वारा संचालित होते हैं वह शासक की धार्मिक अवस्थाओं या उसकी मनःस्थिति या यूँ कहें कि उसकी सोच को भी दर्शाते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि विजयनगर शासक हरिहर के सिक्कों पर आपको हनुमान तथा गरुड़ की आकृति दिखाई पड़ती है, तब क्या आप ये समझ सकते हैं कि जो हरिहर है वो वैष्णव मत का अनुयायी रहा होगा? बिल्कुल सही बात, क्योंकि हनुमान व गरुड़ की आकृति, गरुड़ किसका प्रतीक है? भगवान विष्णु का। और भगवान विष्णु का जो अवतार रूप है वो कौन है? वो श्री राम है। और राम के दूत कौन है? राम के अनन्य सेवक कौन है? वो है हनुमान। इसका मतलब है कि हरिहर वैष्णव मत का अनुयायी था। इसी तरह से विजयनगर शासक सदाशिव राय के सिक्कों पर आपको लक्ष्मी नारायण की आकृतियाँ दिखाई देगी। एक तरफ लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ भगवान श्री नारायण है। इन दोनों की आकृतियाँ आपको सदाशिव के सिक्कों पर दिखाई देगी। इसी तरह से एक अन्य शासक है तिरुमल। तिरुमल के सिक्कों पर आपको वाराह अर्थात सुअर की आकृति दिखाई देगी। ध्यान दीजिए बच्चों, की जो वाराह है वह भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है। भगवान विष्णु का वाराह अवतार, भगवान नारायण का वाराह अवतार। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो विजयनगर शासक है वो वैष्णव मत या नारायण मत के अनुयायी है और उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रभावित भी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब विजयनगर शासकों के सिक्कों के साथ साथ हम ये देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो पश्चिमी तटीय सीमा है वहाँ पर कुछ विदेशी मुद्राएं भी प्रचलन में हैं। अब ये विदेशी मुद्राएं प्रचलन में क्यों हैं? इसका कारण ये है कि विजयनगर साम्राज्य में बड़ी मात्रा में विदेश व्यापार होता है और यहाँ पर विदेशों से जो बुलियंस आ रहा है, सोने चांदी की सिक्के जो आ रहे हैं, मुद्रा जिन्हें हम बुलियन कह रहे हैं, वो भी है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रूजेडो। क्रूजेडो प्रचलन में है। ये कहाँ की मुद्रा है? पुर्तगाली मुद्रा है। इसी तरह से आपको दिखाई देगा दिनार, जो कि एक सोने का सिक्का है और कहाँ से आया है? ये फारस से आया है। इसी तरह से फ्लोरिन तथा डुकेट ये सिक्के हैं जो कि इटली व्यापारियों द्वारा, ये इटली के व्यापारियों द्वारा लाए गए। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि विजयगढ़ साम्राज्य की पश्चिमी तटीय सीमा पर आपको क्रूजेडो जो कि पुर्तगाली सिक्का है, इसके अलावा दिनार जो कि फारसी सिक्का है, व फ्लोरिन व डुकेट नामक इटालियन सिक्के दिखाई देते हैं जो कि प्रचलन में थे। इस तरह से हम समझ सकते हैं बच्चों कि सल्तनत कालीन जो मुद्रा प्रणाली है वह विजयनगर कालीन जो मुद्रा प्रणाली है वो समानांतर रूप से विकसित हुई है, किंतु इनकी अपनी कुछ विशेषताएं जो एक जैसी भी हैं और ये एक दूसरे को अलग भी करती हैं। जैसे कि सल्तनत कालीन जो सिक्के हैं उन पर अरबी फारसी प्रभाव ज़्यादा है, जबकि विजयनगर कालीन जो सिक्के हैं उन पर पश्चिमी देशों का प्रभाव दिखाई देता है। शुद्धता बेहतर है, बड़ी मूल्य की सिक्के ज़्यादा प्रचलन में, और इसका कारण है विजयनगर की आर्थिक समृद्धि। इस तरह से हम सल्तनत कालीन मुद्रा प्रणाली को समझ सकते हैं, जान सकते हैं।